नमस्कार। हम सब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करते हैं। कोई किसी एक पार्टी का सपोर्टर है तो कोई किसी दूसरी का। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये पार्टियां आखिर होती क्या हैं, बनती कैसे हैं, इनका असली मकसद क्या होता है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की पूरी एनाटॉमी बिल्कुल शुरू से। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समझने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो इस एक लाइन में छुपा है। ये लाइन कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज समाज में जो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करती हैं। मतलब सीधा साधा मतलब ये है कि पार्टियां कहीं बाहर से आसमान से नहीं आती, वो तो हमारे ही समाज के अंदर जो अलग अलग सोच है, जो मतभेद हैं, उन्हीं से जन्म लेती हैं। तो यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है कि भाई पार्टियां हमेशा किसी एक पक्ष की ही बात क्यों करती हैं, किसी एक साइड पर क्यों खड़ी होती हैं? इसका जवाब ना पार्टी शब्द के अंदर ही है। आइए इस शब्द में जो पार्ट छिपा है उसके मतलब को समझते हैं। तो अगर पार्टियां समाज के डिविजन्स को दिखाती हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं, तो फिर ये उन्हें क्या बनाता है? ज़रा सोचिए। ये सवाल सीधा उनके कोर कैरेक्टर, उनके मूल स्वभाव पर जाता है। ये चीज उन्हें बनाती है पार्टिसन। ये शब्द शायद सुना हो। पार्टिसन का मतलब ही है जो किसी एक पार्ट का हो, मतलब समाज के किसी एक हिस्से का नुमाइंदा हो। तो जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी का किसी एक पक्ष, किसी एक विचारधारा की तरफ झुकाव होना, उसके लिए कमिटेड होना, ये तो बिल्कुल नेचुरल है। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि उनका पार्टिसन होना या कह लें पक्षपाती होना कोई खराबी नहीं है। अरे बल्कि यही तो उनके वजूद की, उनके होने की असली वजह है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि पार्टियां समाज के अलग अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट करती हैं, पार्टिसन होती हैं। लेकिन बनने के बाद उनका मिशन क्या होता है? आखिर उनका असल मकसद, उनका कोर पर्पस है क्या? तो सवाल सीधा सा है, एक पॉलिटिकल पार्टी आखिर है क्या? चलिए इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसको जरा तोड़कर आसान हिस्सों में समझते हैं। तो देखिए, किसी भी पार्टी का मिशन ना इन 4 स्टेप्स में समझा जा सकता है। ये एक पूरी जर्नी है। सबसे पहले क्या होता है, एक जैसे सोच वाले लोग साथ आते हैं और कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पर अग्री करते हैं। स्टेप 1। फिर इन्हीं आइडियाज को लेकर वो जनता के बीच जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। स्टेप 2। तीसरा, अगर चुनाव जीत गए तो सरकार में पावर हासिल करना। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, उस पावर का इस्तेमाल कलेक्टिव गुड यानी सामूहिक भलाई के लिए करना। हाँ, अब ये भलाई क्या है, इसका आइडिया हर पार्टी का अपना अपना होता है। तो ये पूरा साइकिल है, एक आइडिया से शुरू होकर इलेक्शंस और पावर से होते हुए गवर्नेंस तक का सफर। लेकिन एक मिनट, कोई भी पार्टी सिर्फ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का एक कागज तो नहीं होती है ना? नहीं, पार्टियां बनती हैं लोगों से। असली सवाल तो यह है कि इस पूरी पॉलिटिक्स के पीछे लोग कौन हैं? मतलब एक पार्टी के अंदर आखिर होता कौन कौन है? तो चलिए देखते हैं कि इन पार्टियों में लोग आखिर होते कौन हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक या दो चेहरों की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरी बनावट काम करती है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको जरा ध्यान से समझना। सबसे ऊपर आते हैं द लीडर्स। ये पार्टी के बड़े चेहरे हैं जो टॉप लेवल डिसीजंस लेते हैं। फिर आते हैं द एक्टिव मेंबर्स। ये पार्टी की असली जान होते हैं, वो कार्यकर्ता जो जमीन पर काम करते हैं, रैलियां निकालते हैं, घर घर जाते हैं, पूरी पार्टी मशीनरी यही चलाते हैं। और आखिर में आते हैं द फॉलोअर्स। ये सबसे बड़ा ग्रुप है। इसमें वो सब लोग शामिल हैं जो पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और उन्हें वोट देते हैं। सोचिए, इन तीनों में से अगर एक को भी हटा दें तो क्या पार्टी चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। ये तीनों मिलके ही एक पार्टी बनाते। तो अब तक हमने क्या समझा? हमने एक पूरी जर्नी देखी, कैसे समाज के विभाजन यानी डिवीजन से एक पार्टी पैदा होती है और फिर इलेक्शंस और पावर के जरिए वो शासन यानी गवर्नेंस तक पहुंचने का टारगेट रखती है। यही है पॉलिटिक्स का फंडामेंटल साइकिल, फ्रॉम डिवीजन टू गवर्नेंस। तो चलिए सबसे पहले उस एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है कि भाई हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत ही क्या है? आखिर क्यों कुछ गिनी चुनी पार्टियां हमारे लिए इतने बड़े बड़े फैसले लेती हैं? देखिए, इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के काम करने के तरीके में ही छुपा हुआ है। इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम ये समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज असल में करती क्या है। इनके ना साब ऐसे जरूरी काम हैं जो किसी भी डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये 7 काम कौन कौन से हैं? चुनाव लड़ना, पॉलिसीज बनाना, कानून बनाना, सरकार चलाना, अपोजिशन का रोल निभाना, पब्लिक ओपिनियन को शेप देना और हाँ,
आम लोगों को सरकारी मशीनरी से जोड़ना। चलिए एक एक करके इन सबको जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जाहिर काम, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। अब जरा सोचिए, अगर पार्टियां ना हों और हर सीट से सैकड़ों लोग आज़ाद उम्मीदवार बनकर खड़े हो जाएं, तो कितना कन्फ्यूजन होगा। पार्टियां इसी कन्फ्यूजन को दूर करती हैं। वो कैंडिडेट्स को चुनती हैं जिससे हमारे लिए चॉइस आसान हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, समाज में तो हजारों तरह के विचार होते हैं। पार्टियां उन सभी विचारों को कुछ ठोस पॉलिसीज में बदलकर हमारे सामने रखती हैं। अच्छा, तो पार्टियों का काम सिर्फ चुनाव लड़ने पर खत्म नहीं हो जाता। असल काम तो उसके बाद शुरू होता है। कानून बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अक्सर जो एमएलए या एमपी होते हैं वो अपनी पार्टी लाइन पर ही वोट करते हैं। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि जो पार्टी चुनाव जीतती है वही सरकार बनाती है और फिर देश चलाने के लिए अपने नेताओं को मिनिस्टर बनाती है, उन्हें ट्रेन करती है। लेकिन सवाल यह है कि जो पार्टियां चुनाव हार जाती हैं, उनका क्या उनका कोई रोल नहीं होता? बिल्कुल होता है, और शायद उतना ही जरूरी। वो बनती हैं ऑपोजिशन। उनका काम है सरकार पर पैनी नजर रखना, उसकी गलतियों को सामने लाना और जनता के सामने एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी रखना। एक तरह से कहें तो ऑपोजिशन जो है वो डेमोक्रेसी का वॉचडॉग है, एक पहरेदार। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा काम है, पब्लिक ओपिनियन को शेप देना। पार्टियां ही तो हैं जो बड़े बड़े मुद्दों को उठाती हैं, उन्हें हाईलाइट करती हैं, जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करती हैं और कोशिश करती हैं कि लोगों की राय को अपनी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन कर सकें। और शायद यही वो वजह है कि लोग पार्टियों से जुड़े रहते हैं, भले ही उन पर 100% भरोसा ना भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्टियां हमारे और सरकार के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करती हैं। और अब आते हैं सातवें और शायद आम इंसान के लिए सबसे जरूरी काम पर, वो है सरकारी सिस्टम तक पहुंच बनाना। सोचिए, एक आम आदमी के लिए किसी बड़े सरकारी अफसर से मिलना कितना मुश्किल है, लेकिन अपने इलाके के किसी पार्टी लीडर तक पहुंचना वो कहीं ज्यादा आसान होता है। ये पार्टियां ही हैं जो सरकारी वेलफेयर स्कीम्स का फायदा लोगों तक पहुंचाने में मदद करती। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि पार्टियां क्या क्या करती हैं, लेकिन अब जरा एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ही नहीं, तो हमारी दुनिया कैसी होगी, हमारा लोकतंत्र कैसे चलेगा? देखिए, जब पार्टियां होती हैं तो हमारे सामने क्लियर पॉलिसी चॉइसेस होती हैं, एक अकाउंटेबिलिटी होती है और एक स्टेबल सरकार की उम्मीद होती है। लेकिन इनके बिना क्या होगा? हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा, कोई किसी बड़ी पॉलिसी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, कोई वादा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, और सरकार वो तो हमेशा डावाडोल रहेगी, कब गिर जाए पता नहीं। मतलब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। चलिए इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि ये चीज असल में कैसे काम करती है। पंचायत चुनावों के बारे में तो सबने सुना होगा। वहां क्या होता है, पार्टियां ऑफिशियली तो चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा गांव अलग अलग गुटों या फैक्शंस में बंट जाता है और हर गुट अपने कैंडिडेट्स का एक पूरा पैनल खड़ा करता है। इससे साफ पता चलता है कि लोगों का इस तरह ग्रुप्स में बंटना कितना नेचुरल है। ये पॉलिटिक्स का एक बेसिक हिस्सा है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो हम एक फाइनल नतीजे पे पहुंचते हैं, एक ऐसा नतीजा जो हमारे उस पहले सवाल का सीधा सीधा जवाब है। तो नतीजा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का बनना सीधे सीधे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बनने से जुड़ा है। मतलब जहां हम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, वहां पार्टियों का होना जरूरी है। वो लोकतंत्र के काम करने की एक जरूरी शर्त है, एक नेसेसरी कंडीशन है। उनके बिना इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स समाज में डेमोक्रेसी को चलाना सच में लगभग नामुमकिन है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। किसी भी लोकतंत्र के लिए कितनी पार्टियां होना अच्छा है? 1, 2 या फिर बहुत सारी? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर मजे की बात ये है कि एनसीईआरटी के मुताबिक ये सवाल ही ठीक नहीं है। अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों? एक सीधा सा सवाल, अच्छा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका जवाब उतना सीधा है ही नहीं। असल में ना, कोई भी देश ये बैठकर चुनता नहीं है कि उसके पास कितनी पार्टियां होंगी। ये सिस्टम तो समय के साथ धीरे धीरे खुद बनता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि पार्टी सिस्टम या दल प्रणाली आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी देश में मौजूद सभी राजनीतिक दलों का एक सेट है और वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, बस यही है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे कोई डिजाइन नहीं करता, ये तो बस विकसित होता है, इवॉल्व होता है। तो सवाल है कि ये विकसित कैसे होता है? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह होती हैं।
उस देश का इतिहास, उसकी सामाजिक बनावट यानी सोशल डाइवर्सिटी और वहाँ का चुनावी सिस्टम। जैसे भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, मतलब जिससे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, भले ही उसे 50% वोट न मिले हो। इसी वजह से क्षेत्रीय पार्टियों को भी अपने अपने इलाकों में सीटें जीतने का मौका मिल जाता है। तो चलिए अब दुनिया भर में झांकर देखते हैं कि ये अलग अलग सिस्टम असल में दिखते कैसे हैं। मोटे तौर पर दुनिया में 3 तरह के पार्टी सिस्टम हैं। पहला है वन पार्टी सिस्टम, जहां सिर्फ एक ही पार्टी का राज होता है, जैसा कि चीन में है। दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम, जहां सत्ता घूम फिरकर 2 बड़ी पार्टियों के बीच ही रहती है, जैसे अमेरिका और यूके। और फिर आता है तीसरा मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां सत्ता के लिए कई पार्टियां मैदान में होती हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा देश भारत। तो चलिए अब आते हैं सीधे भारत पर। हमारे इस मल्टी पार्टी सिस्टम को अक्सर मैसी या कहें कि थोड़ा अस्त व्यस्त माना जाता है। पर क्या ये सिर्फ एक कमजोरी है? हाँ, एक तरफ तो ये बात सही है कि कभी-कभी इससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू, और जो शायद सबसे जरूरी पहलू है, वो ये है कि यही सिस्टम भारत की जबरदस्त सामाजिक और भौगोलिक विविधता को आवाज देता है, उन्हें रिप्रेजेंटेशन देता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जब इतनी सारी पार्टियां होती हैं तो अक्सर किसी एक को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलता, तो फिर सरकार कैसे बनती है? तब होता है गठबंधन यानी कोअलिशन। इसे एक टीम बनाने जैसा समझिए, जहां अलग अलग खिलाड़ी मिलकर जीत के लिए जरूरी स्कोर बनाते हैं। एनडीए, यूपीए या लेफ्ट फ्रंट, ये सब ऐसे ही गठबंधनों के नाम हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी पार्टियों की भीड़ में ये तय कैसे होता है कि कौन सी पार्टी स्टेट लेवल की है और कौन सी नेशनल? अरे भाई, इसके भी कुछ पक्के नियम कानून हैं। भारत में इस खेल का रेफरी है इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। हर पार्टी को सबसे पहले यहाँ खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है, और यही आयोग तय करता है कि किसी पार्टी को मान्यता मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो किस लेवल की। देखिए, स्टेट पार्टी का टैग हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट और साथ में कम से कम 2 सीटें जीतनी होती हैं। और नेशनल पार्टी बनने की डगर थोड़ी और मुश्किल है। इसके लिए लोकसभा चुनाव में या फिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट लाने होते हैं, और साथ ही लोकसभा की कम से कम 4 सीटें भी जीतनी पड़ती हैं। मतलब ये कोई अंदाजे का खेल नहीं, सब कुछ वोटों और सीटों के गणित पर टिका है। तो इन सब नियमों और गणित को पार करने के बाद एनसीईआरटी के 2023 के अपडेट के हिसाब से भारत में आज की तारीख में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। तो कौन है ये 6 बड़े खिलाड़ी? चलिए जरा इन पर एक नजर डालते हैं। तो इस लिस्ट में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, जो एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। फिर है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जिसकी विचारधारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित है। इसके बाद आती है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जो दलितों और ओबीसी का प्रतिनिधित्व करती है। फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीआईएम, जो मार्क्सवाद और समाजवाद को मानती है। हाल ही में इस लिस्ट में शामिल हुई आम आदमी पार्टी यानी एएपी है। और छठी है नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी, जिसका फोकस नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर है। लेकिन कहानी सिर्फ नेशनल पार्टियों पर खत्म नहीं होती। असली मजा तो रीजनल यानी क्षेत्रीय पार्टियों के आने से है। बीजेडी, टीडीपी, एसपी, आरजेडी, ये कुछ बड़े नाम हैं। यही पार्टियां अपने अपने राज्यों की पहचान और हितों को आवाज देती हैं, और इन्हीं की वजह से गठबंधन की राजनीति इतनी जरूरी हो जाती है और हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, भारत का ये मल्टी पार्टी सिस्टम सिर्फ एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है। ये असल में हमारे देश की जबरदस्त डाइवर्सिटी का एक आईना है। ये इस बात की गारंटी देता है कि अलग अलग आवाजों को, अलग अलग समुदायों और इलाकों को देश की राजनीति में जगह मिले। अच्छा, इन मुश्किलों को समझने से पहले एक बेसिक सवाल कि भाई हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए ही क्यों? अरे हाँ, कमियां तो हजार हैं, हम सब जानते हैं, पर सच तो ये है कि इनके बिना आज की डेमोक्रेसी चली नहीं सकती। मतलब यही तो वो जरिया हैं जिससे हम जैसे आम लोगों की राय पॉलिसी बनती है और सरकारें बनती बिगड़ती हैं। तो इस पूरी बातचीत में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो वो 4 बड़ी चैलेंजेस, फिर देखेंगे कि इनको सुधारने के लिए क्या क्या किया गया है और क्या क्या किया जाना चाहिए, और हाँ, आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें हम लोगों का, जनता का क्या रोल है।
तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वो 4 बड़ी चुनौतियां। एक तरह से ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की वो दुखती रग हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो पहली और शायद सबसे बड़ी चैलेंज है पार्टियों के अंदर ही डेमोक्रेसी की कमी। मतलब पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। होता क्या है कि सारी पावर, सारे फैसले लेने की ताकत बस कुछ टॉप लीडर्स के हाथ में आ जाती है, और जो बेचारे आम कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज वो तो बस दबके रह जाती है। और इसका असर क्या होता है जरा सोचिए। जब सारी पावर कुछ ही नेताओं के हाथ में होगी तो पार्टी के अंदर के जो चुनाव होते हैं वो बस एक दिखावा बनकर रह जाते हैं। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, और लीडरशिप वो तो धीरे धीरे तानाशाही जैसी लगने लगती है। और आखिर में होता क्या है, जो ऑर्डिनरी मेंबर है, जो कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा है, उसकी बात कोई नहीं सुनता। अब आती है दूसरी चैलेंज, और ये पहली वाली से ही जुड़ी हुई है। यह है वंशवाद, डायनास्टिक सक्सेशन। ये तो हम सब ने देखा है ना, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जहां पार्टी की कमान वो काबिलियत या तजुर्बे के आधार पर नहीं, बल्कि बस परिवार के नाम पर अगली जनरेशन को थमा दी जाती है। और इसका असर वो सीधा डेमोक्रेसी की जड़ पर पड़ता है। जब लीडरशिप एक ही परिवार में घूमती रहती है तो ऐसे लोगों को भी बड़े बड़े पद मिल जाते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता। ये तो इक्वल अपॉर्चुनिटी या बराबरी के मौके के एकदम खिलाफ है, और इसी वजह से कई काबिल लोग पॉलिटिक्स में आने से ही हिचकते हैं। चलिए अब तीसरी चुनौती की बात करते हैं, और यह है मनी एंड मसल पावर, यानी पैसा और ताकत का खेल। चुनाव जीतना है तो पार्टियां अक्सर ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं जिनके पास या तो बेहिसाब पैसा हो या फिर बाहुबल हो, और इसका असर बहुत ही खतरनाक होता है। अमीर कैंडिडेट्स को पहले टिकट मिलता है, कई बार तो चुनाव जीतने के लिए क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को भी सपोर्ट किया जाता है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पार्टियों को फंडिंग देके पॉलिसीज को अपने हिसाब से मोड़ सकती हैं। अल्टीमेटली इन सब से हमारा लोकतंत्र ही कमजोर होता है और कुछ नहीं। और चौथी चैलेंज है वोटर्स के सामने मीनिंगफुल चॉइस की कमी। मतलब चुनने के लिए कोई ढंग का विकल्प ही नहीं है। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, जो सोच का फर्क था, वो बहुत कम हो गया है। अब वोटर्स के लिए यह तय करना ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर वोट दें तो दें किसे। प्रॉब्लम यह है कि जब सारी पार्टियों की पॉलिसीज करीब करीब एक जैसी ही लगने लगें तो वोटर तो कंफ्यूज होगा ही, और ऊपर से अक्सर वही नेता आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, ये तो चलता ही रहता है। तो ऐसे में जनता के सामने कोई असली ऑल्टरनेटिव, कोई असली विकल्प बचता ही नहीं। चुनाव बस चेहरे बदलने का एक खेल बनकर रह जाता है। तो ये थीं वो 4 बड़ी चैलेंजेस। अब सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हैं, पर इन पार्टियों को सुधारा कैसे जाए। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन सोचे गए हैं और क्या क्या कोशिशें हुई हैं। देखिए, इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए कुछ कदम तो उठाए गए हैं। जैसे दल बदल को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया। कैंडिडेट्स को अपनी प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस का एफिडेविट देना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन भी पार्टी इलेक्शंस और टैक्स रिटर्न्स को लेकर ऑर्डर देता रहता है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, और वो ये कि ये नियम तो हैं, पर पार्टियां अक्सर इन्हें बस फॉर्मेलिटी के लिए, बस कागजों पर ही पूरा करती हैं, असलियत में नहीं। इसके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए हैं जो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। जैसे एक कानून बनाया जाए जो पार्टियों के इंटरनल डेमोक्रेसी को रेगुलेट करे। यह भी कहा गया है कि कम से कम 1/3 टिकट महिलाओं को देना कंपल्सरी किया जाए। और हाँ, इलेक्शंस में पैसे के खेल को कम करने के लिए स्टेट फंडिंग, यानी सरकार की तरफ से पैसा देने की बात भी होती है। आप देखिए, ये सारे सुझाव ये सीधे सीधे उन्हीं चैलेंजेस पर वार करते हैं जिनकी हमने अभी बात की। लेकिन कानून अपनी जगह है और सुधार अपनी जगह। जो सबसे बड़ा सुधार है ना, वो कहीं और से आता है। वो आता है जनता की ताकत से, पीपल पावर। क्योंकि असली बदलाव कभी ऊपर से नीचे नहीं आता, वो हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। मतलब हम नागरिकों से शुरू होता है। और हम लोग 2 तरीकों से ये सुधार ला सकते हैं। पहला तरीका है पिटिशंस के जरिए, मीडिया में बात करके, आंदोलनों के जरिए पार्टियों पर प्रेशर बनाना। और दूसरा तरीका, जो शायद सबसे असरदार है, वो ये कि आम लोग खुद पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करें और सिस्टम को अंदर से बदलें। तो इन सारी चैलेंजेस और सुधारों की बातों को समझने के बाद एनसीईआरटी का ये एनालिसिस हमें आगे का रास्ता क्या दिखाता है। चलिए अब फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं। एनसीईआरटी का पूरा सार आप कह सकते हैं इस एक लाइन में है कि खराब राजनीति का इलाज और ज्यादा और बेहतर राजनीति है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पॉलिटिक्स से निराश होकर उसे गाली देकर दूर भाग जाना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है उसमें और एक्टिव होकर उसे और बेहतर बनाना। और अगर इस पूरी चर्चा को बस एक लाइन में समराइज करना हो तो वो ये होगी,
पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए इंडिस्पेंसिबल हैं, मतलब उनके बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन उन्हें इफेक्टिव बनाए रखने के लिए उनमें लगातार सुधार की जरूरत है। ये पॉइंट याद रखने जैसा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर असली सुधार हम लोगों से ही शुरू होना है तो हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या पता आपका एक शेयर किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई में मदद कर